एक गांव के अंदर पिछले 14 साल से एक मकान बंद पड़ा हुआ है। उसकी हालत खंडरनुमा हो गई है, लेकिन गांव वाले उस मकान पर अक्सर निगाह रखा करते हैं और देखते हैं कि वहां कोई आता जाता है या नहीं आता जाता। तभी लगभग 14 साल बाद एक शाम को एक व्यक्ति उस मकान पर आता है और जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी लोग मिलकर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो उस व्यक्ति पर पिटाई लगाने लगते हैं और उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से वह इस खंडर पड़े हुए मकान पर आया था और गांव वाले उसको पिटाई क्यों लगा रहे थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के दरभंगा के पास एक छोटा सा गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के मुखिया का नाम विनोद है। विनोद जो कि मेहनत मजदूरी किया करता और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। विनोद के घर में उसकी पत्नी है और उसकी 3 बच्चियां हैं। फिलहाल विनोद की पत्नी प्रेग्नेंट है और इस बार विनोद अपनी पत्नी से एक लड़का चाहता है। कहता है कि इस बार तुम्हें लड़का नहीं हुआ ना, फिर देख लेना। यानी कि विनोद बच्चियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहा करता है और वह बार बार अपनी पत्नी को ताना मारा करता है। परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं है, वही एक छोटा सा कच्चा सा मकान है जिसके अंदर वो रहा करते हैं और विनोद मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चला रहा है। विनोद का जो मकान होता है वो गांव से बाहर के एक रास्ते पर था। उस रास्ते पर केवल 2 ही मकान थे। सबसे पहले वहां पर एक गायत्री नाम की महिला का मकान था जो कि सबसे लास्ट में पड़ता था और उसके बाद विनोद का था और उससे आगे वो सड़क आ जाती थी जिस सड़क से होकर वहां से शहर के लिए जाया जाता था। यानी कि एक रास्ते पर केवल 2 ही मकान है, जिनमें से एक विनोद का है जो कच्चा बना हुआ है और उससे आगे एक गायत्री नाम की महिला का मकान पड़ा करता है। गायत्री अभी अभी इस गांव में आकर बसी है क्योंकि दरभंगा में उसकी और उसके पति की एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी लगी है और वहां पर रहकर वो बच्चों को पढ़ाया करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना गांव के अंदर रहा जाए। गांव का माहौल उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है और इसी वजह से दोनों पति पत्नी वहीं पर रहा करते हैं। उनकी शादी को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं है। तो दोनों पति पत्नी को यानी कि गायत्री और उसके पति को बच्चे बेहद ही पसंद हुआ करते हैं और यहाँ पर जो विनोद होता है उसके घर में 3-3 बच्चियां होती हैं। गायत्री मैडम जब भी वहां से निकला करती तो उनकी बच्चियों को देखकर बड़ी खुश हुआ करती और उन बच्चों को देखकर वो सोचती है कि कभी ना कभी ऊपर वाला मेरी भी गोद भरेगा और मेरे भी ऐसे ही बच्चे होंगे। ऐसा सोचते हुए वह उस घर के सामने से निकला करती है। तभी जो विनोद की पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का समय आ जाता है तो विनोद अपनी पत्नी को लेकर वहां के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां जाते समय वो बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि देखो इस बार लड़का होना चाहिए, वरना फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अब इस बात को सोच सोचकर विनोद की पत्नी और भी ज्यादा परेशान रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल जाती है और वहां पर अपनी डिलीवरी को करवाने लगती है। डिलीवरी होने के बाद उसे पता चलता है कि उसने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है और इस बात का उसे गहराई दुख होता है क्योंकि उसका पति विनोद बार बार उससे कहा करता कि इस बार तो लड़का ही होना चाहिए, लेकिन इस बार भी लड़कियां हो गई थी और पहले से उसके घर में 3 लड़कियां थी। यानी कि फिलहाल अब उनके परिवार में 5 लड़कियां हैं और 5 लड़कियों की देखभाल करने के लिए एक पिता है जो मेहनत मजदूरी किया करता है। अब यह बात जैसे विनोद को पता चलती है तो विनोद को बड़ा ही बुरा लगता है और हॉस्पिटल में जाकर ही वह अपनी पत्नी को ताना मारने लगता है और बुरी भली बातें उसे सुनाने लगता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स होती है वो उसे धमकाकर वहां से भगा देती है और इसी वजह से विनोद वहां से जाकर एक शराब की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से शराब खरीदकर पीने लगता है क्योंकि उसे इस बात का बड़ा ही दुख हुआ था कि फिलहाल दोबारा से उसके घर में बेटी का जन्म हो गया है और वो भी एक साथ 2-2। इसी बात को लेकर वह शराब पीता है। विनोद ने पहली बार शराब पी थी और शराब का नशा उसे कुछ ज्यादा ही हो जाता है। वह रात भर अपनी पत्नी के पास नहीं आता है और उसकी पत्नी अकेले उस हॉस्पिटल के अंदर रहती है। साथ में उसकी वो 3 बेटियां भी आ गई थी जो घर पे थी और सभी माँ बेटी हॉस्पिटल पे ही रहकर पूरी रात बिता देती है। दूसरे दिन विनोद की पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो इसी वजह से वह अपने घर चली जाती है। विनोद रात भर अपने घर नहीं आया था क्योंकि उसने शराब पी ली थी, इसी कारण से वह फुटपाथ पर कहीं इधर उधर पड़ा हुआ था। जैसे उसकी पत्नी घर आती है तो उसी दौरान विनोद भी सुबह सुबह उस जगह से उठकर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपने परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। जो पैसे उसे शराब से बचे उन पैसों से उनके खाने का सामान ले आया था, लेकिन घर आने के बाद फिर से अपनी पत्नी को ताने मारने लगता है। पत्नी उसको समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि बेटियां लक्ष्मी का रूप हुआ करती हैं और तुम टेंशन मत लो, इनके आने से हमारी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं होगा। बेटियों का भाग्य उनके साथ होता है, अगर वो हमारे यहाँ पर आई है तो ऊपर वाला हमें कुछ ना कुछ ऐसा सहारा देगा जिससे हम इनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन विनोद को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं
नहीं होती है और वह बार बार अपनी पत्नी को ताने मारा करता है। उसकी पत्नी इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है कि उसका पति उससे बिल्कुल भी अच्छी तरह से बात नहीं करता है और छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज हो जाया करता और कभी कभी वह अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया करता। बच्चियां जब कुछ कहा करती हैं, कुछ सामान मांगा करती हैं तो वह एकदम से गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद कभी कभी तो वह अपनी बच्चियों पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन विनोद की पत्नी ऐसा करने से उसे रोक लेती है और इसी कारण से विनोद अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। धीरे धीरे लगभग 2 महीने बीतते हैं। विनोद की जो पत्नी होती है वह इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान रहती है कि उसका पति उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि पति सुबह शाम दोनों समय उसको ताने मारा करता और कहा करता कि तूने मुझे दिया ही क्या है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करती और ऊपर से 5-5 बेटियों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा। ऐसी बातों को सुन सुनकर विनोद की पत्नी डिप्रेस रहने लगती है और वह खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। इधर जो विनोद होता है वह भी अपनी पत्नी की सेहत पर ध्यान नहीं देता है और अभी अभी उसने 2 बच्चियों को जन्म दिया था, तो इसी कारण से कमजोरी की हालत में एक दिन अचानक से सोते सोते वह उस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाती है और ऊपर वाले के पास चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे विनोद देखता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है तो उसे दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि अब उसके ऊपर 5 बच्चियों की जिम्मेवारी है और वो इस जिम्मेवारी को कैसे निभाएगा। इसके बाद वह जैसे तैसे करके अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। स्टार्टिंग में वह कोशिश भी करता है, लेकिन जिस दिन से उसे 2 बच्चियों का जन्म और हुआ है उस दिन के बाद से उसे शराब की लत भी लगने लगती है और वह शराब भी पीने लगता है। शराब के नशे में विनोद अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है और इसके बाद उसकी बच्चियां भूखा मरने लगती हैं। जब विनोद का नशा खत्म हो जाता है तो वह बच्चियों की तरफ देखकर बहुत कुछ सोचने लगता है और सोचता है कि ऐसे समय व्यतीत नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इन बच्चियों को करना होगा। इसी बात को सोचकर विनोद अब जैसे ही उसकी छोटी वाली बच्चियां जिनका जन्म अभी अभी हुआ था कुछ दिनों पहले, वो 6 महीने की होती हैं, तो उसी दौरान एक दिन सुबह के लगभग 3:30 बजे विनोद एक बहुत ही कड़ा फैसला लेता है। ऐसा फैसला शायद एक बाप के लिए बिल्कुल भी लेना आसान नहीं होगा। वह अपने कच्चे मकान के अंदर एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे के अंदर अपनी 6 महीने की दोनों बच्चियों को आधा आधा जमीन के अंदर गाड़ देता है और ऊपर वाले हिस्से को उसने बाहर रख लिया था। इसके बाद जो 3 बच्चियां उसके पास बच गई हैं उन बच्चियों को अपने साथ लेता है और अपने घर में ताला लगाकर उस गांव को छोड़कर वहां से चला जाता है। विनोद वहां से चला गया था और बच्चियां घर के अंदर आधी जमीन के अंदर गड़ी हुई वहां पर ऐसे फूट फूट कर रोने लगती हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह वह बच्चियां घर के अंदर बहुत ही ज्यादा विलाप करके रो रही थी। तभी अचानक से उस घर की महिला जो घर उनके पीछे पड़ता था, तो उस घर में से महिला निकल कर जाती है अपने कॉलेज के लिए और उसकी आदत थी कि जब भी वो इस घर के सामने से निकला करती है तो उन बच्चियों को देखा करती है जिनका अभी अभी 6 महीने पहले जन्म हुआ है और उनको देखकर बड़ी खुश प्रतीत हुआ करती है। लेकिन जैसे वो इस घर के सामने आती है तो इस घर पे ताला लगा हुआ था और घर के अंदर से बच्चियों के कराहने की सी आवाज आ रही थी, क्योंकि लगभग 3:30 बजे से और अब 9 बजे तक वो लगातार रो रही थी और रोने के कारण उनका गला भी बैठ गया था। इसके बाद जो गायत्री होती है उस मकान के पास जाती है और जैसे उसे सुनाई देता है कि बच्चियों की आवाज है तो वो एकदम से घबरा जाती है और वहां के गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। यह बात गायत्री के पति को भी पता चलती है तो वह भी वहां पर भागा दौड़ा आता है और वहां आकर मामले को देखने लगता है। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे और गांव वालों को पता चल गया था कि इसके अंदर कोई ना कोई बच्ची है जिसको उसका पिता बंद करके चला गया है। गांव वालों को वो आवाज सुनती है तो इसी वजह से गांव वाले उस ताले को तोड़ देते हैं और ताले को तोड़ने के बाद जैसे ही घर के अंदर का नजारा देखते हैं तो एकदम से सभी गांव वालों की और गायत्री की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। घर के अंदर उन बच्चियों को इस तरह से देखकर गांव वाले उसके पिता की निंदा करने लगते हैं और कहते हैं कि इसने तो बहुत बुरा किया है, अगर बच्चियां संभल नहीं रही थी तो गांव वालों से बोल देता, वो कुछ ना कुछ मदद कर देते, लेकिन ये कौन सा तरीका है, इतनी छोटी सी बच्चियों के साथ उसने ऐसा किया है। इसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आकर उन बच्चियों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं, लेकिन जो गायत्री होती है उसके दिमाग में वो बच्चियां ही घूम रही थी, जिस तरह से उनके रोने की आवाज दिखाई दे रही थी और जिस तरह से उसके पिता ने उनके साथ किया था, वो बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। जैसे शाम होती है तो शाम के समय वो अपनी पति से इस बारे में बात करने लगती है। कहती है कि देखो उसके पिता को उनकी जरूरत नहीं है तो क्यों ना हम उन बच्चियों को गोद ले लें और अपने घर में रखकर पालने लगे। इस बात को सुनकर जो गायत्री का पति होता है वो भी एकदम से हामी भर लेता है और कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारे घर में भी बच्चियां होंगी तो हमारा भी मन लग जाएगा, क्योंकि गायत्री का पति भी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी नहीं थी कि उनको किसी बच्चे का सुख मिले। तो इसी वजह से वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दूसरे दिन वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर बच्ची को अपने
गोद लेने के लिए आग्रह करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और राजी राजी उन दोनों को बच्चों को गोद लेने के लिए पूरी कागजी कार्रवाई को कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद गायत्री और गायत्री का पति उन बच्चियों को अपने साथ रखकर पालने पोसने लगता है और धीरे धीरे करके वो बच्चियां बड़ी होने लगती हैं। लेकिन गायत्री के पति के दिमाग में आज तक भी वो बात खटक रही है, जिस तरह से उन बच्चियों को उसके पिता ने मरने के लिए इस घर में छोड़ दिया था, वो बात उससे सहन नहीं होती है। तो इसी वजह से गायत्री का पति बार बार पुलिस के पास जाता है और पुलिस वालों से विनोद के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई पता चला, वो कहां है, क्या कर रहा है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो विनोद को नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि ये बात है 2002 की। 2002 के समय में ना तो विनोद के पास फोन था और वो यहां से कहीं दूर चला गया था जहां पुलिस की पहुंच नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद जो गायत्री का पति है वो सोचता है कि कभी ना कभी तो अपने घर के पास आएगा, तो उस समय इसको मैं देख लूंगा। ऐसा सोचकर वह उस घर पर निगाह रखने लगता है और जब गांव वाले उसको ऐसा करते देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं कि भाई तू इस घर की तरफ इस तरह से क्यों देखा करता है। तो वह बता देता है कि जब भी विनोद यहाँ पर आएगा मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इनके साथ ऐसा किया था। तो वो लोग कहने लगते हैं कि अब वो भला यहाँ पर क्यों आएगा। तो वो कहता है कि इसकी जमीन है, कभी ना कभी तो अपनी जमीन के पास आएगा और जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं उसे पकड़कर ये सारी बातें पूछूंगा। अब यह बात गांव में भी पता चल गई थी, तो गांव के लोग भी उस घर पर निगाह रखने लगते हैं और सोचते हैं कि जब भी वो आएगा तो उसके बाद हम लोग भी उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया है। धीरे धीरे इस बात को 14 साल बीत जाते हैं और 14 साल तक उन दोनों बच्चियों को गायत्री उसका पति पाल पोस कर बड़ा करते हैं। और 14 साल तक जो विनोद का घर था वो पूरी तरह से खंडर हो चुका था, उसके अंदर केवल दीवारें ही रह गई थी, ऊपर की छत भी गिर चुकी थी बारिश के मौसम में और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इन 14 साल में बहुत बड़ी तब्दीली उस गाँव के अंदर आई थी। वो गाँव शहर से कनेक्ट होने वाला था, तो गाँव के अंदर की जो जमीन थी वो काफी महंगे दामों पर बिकने लगी थी। यह बात कहीं ना कहीं कर विनोद को भी पता चल जाती है और विनोद को जब पता चलता है कि उसकी गांव की जो जमीन है उसका रेट अच्छा खासा हो गया है, तो अब वह उस जमीन को बेचना चाहता है। वह एक शहर के व्यक्ति से अपनी जमीन का जिक्र करता है और उसको बताता है कि फलाने गांव में फलानी जगह मेरी जमीन है और तुम उस जमीन को खरीद लो। लेकिन वो व्यक्ति उससे कह देता है कि इस तरह से जमीन को कैसे खरीद लूं, गांव की जमीन है, अगर किसी ने कब्जा कर रखा होगा तो वो मुझे वहां पर नहीं रहने देगा, तुम खुद चलकर उस जमीन का कब्जा मुझे दो तो ही मैं उस जमीन को ले सकता हूं। इसके बाद जो विनोद होता है पहले तो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि गांव वालों के बीच में इस बात का बड़ा ही रोष होगा, जो कुछ भी उसने किया है वो बड़ा ही बुरा था। क्योंकि यह खबर उस टाइम पर अखबार में आ गई थी और पिता के बारे में बहुत सारी अलग तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी। तो इन सब बातों को सोचकर विनोद डर जाता है और उस व्यक्ति से जमीन को बेचने के लिए मना कर देता है। धीरे धीरे कुछ दिन होते हैं, लेकिन जो लालच की पट्टी उसकी आंखों पर बंध गई थी कि उसकी जमीन के अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे और आगे की जिंदगी उसकी अच्छी तरह से व्यतीत होगी, इसी बंधी हुई पट्टी के कारण एक दिन शाम के समय वह एक व्यक्ति को लेकर उस घर पर आ जाता है और वहां पर अपनी जमीन को दिखाने लगता है। अब तक वो जो कच्चा रास्ता था वो थोड़ा सा पक्का हो गया था और उस रास्ते में और भी सारे घर बन गए थे। जब इस घर के बारे में उस अड़ोसी पड़ोसियों को सभी को पता था और जैसे विनोद वहां पर आता है तो वो लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि उस घर को देखने के लिए कोई व्यक्ति आया है। अब जो व्यक्ति विनोद को जाना पहचाना करते थे वो एकदम से आकर विनोद को पकड़ लेते हैं और सभी लोग विनोद पर पिटाई लगाने लगते हैं। इसके बाद जो गायत्री का पति होता है वो भी वहां पर आता है और आने के बाद विनोद से पूछने लगता है कि विनोद ये बताओ, ये तुम्हारी सगी बेटी थी ना, तो तुमने इनके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद जो विनोद होता है एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है गांव वालों के सामने और कहता है कि मैं मजबूर था इस काम को करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकूं। ये भूखे मरने लगी थी और इन्हें भूखे मरने से अच्छा था कि मैं इन्हें ऐसे छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि गांव के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को तो इनकी आवाज सुन ही जाएगी और इसी वजह से मैंने आधे जमीन के अंदर गाड़ कर गया था ताकि ये इधर उधर ना जाएं और किसी भी चीज से इनको कोई भी खतरा ना हो। गांव वाले कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तू गांव वालों से एक बार मदद मांग कर देखता, हम देखते तुम्हारी कौन मदद नहीं करता। अगर तू अच्छी तरह से सभी से मदद मांगता तो वो लोग तेरी मदद करते और तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना पड़ता। इसके बाद विनोद फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और तब तक वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। जब विनोद पर पिटाई लग रही थी उनको डर था कि कहीं उल्टा सीधा कुछ ना हो जाए, तो पुलिस वहां पर आती है और विनोद को अपनी हिरासत में लेती है।
उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है और उसकी 3 बच्चियों के बारे में भी पता करती है। तो वह पुलिस को बता देता है कि उसकी जो 3 बच्चियां थी उनको उसने शहर में जाकर बेच दिया है और उनके पैसों से वो शराब पी गया है। यानी कि विनोद यहां से जाने के बाद अपनी उन 3 बच्चियों को भी बेच देता है और खुद अकेला रहकर शराब के नशे में जीवन को व्यतीत करता है। विनोद ने बहुत ही बुरा काम किया था और इसके लिए उसे सजा मिल जाती है, उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इधर गायत्री और गायत्री का पति एक बार उससे मिलने के लिए जाते हैं और मिलने के बाद उससे कह देते हैं कि तुमने तो अपनी बच्चियों को ऐसे करके छोड़ दिया, लेकिन हम तुम्हारी बच्चियों को अच्छी परवरिश देंगे और देख लेना वो एक दिन हमारा नाम रोशन करेंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं और विनोद अपनी सजा को काटता रहता है। कुछ दिनों बाद गायत्री ने जिन बच्चियों को गोद लिया था वो बच्ची पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्ट पर लग जाती है। एक लड़की तो पुलिस में दरोगा बन जाती है और दूसरी लड़की वकील बन जाती है। वो दोनों बड़ी होकर अपनी उन 3 बहनों को भी ढूंढना चाहती हैं जिनको उसके पिता ने कभी बेच दिया था, लेकिन उससे पहले ही जब विनोद पकड़ा गया था उस टाइम पर भी पुलिस ने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली थी, लेकिन उनको नहीं पकड़ पाए थे, क्योंकि इस तरह के जो काम हुआ करते हैं उनमें किसी भी व्यक्ति की कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होती। वो केवल बस एक बार मिलते हैं और पेमेंट देने के बाद बच्चों को उनके पास से ले जाते हैं और उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं होता और ये काफी दूर दूर के होते हैं। इसी वजह से उनकी कोई भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है और पुलिस वाले उन लड़कियों को ढूंढने में नाकामयाब होते हैं। बहनें भी बड़ी होकर एक बार कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी अता पता उनको नहीं मिलता है, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। लगभग आज से 25-26 साल पहले की बात थी। इधर जो गायत्री थी वह अब सरकारी टीचर है और उसका पति भी सरकारी टीचर है, क्योंकि जब से ये बच्चियां उनके घर में आई हैं उनका भाग्य एकदम से जाग गया है और इसी वजह से उन लोगों ने इनको इतनी अच्छी परवरिश दी है। गायत्री और उसका पति दोनों बच्चियों की शादी कराते हैं और शादी होने के बाद वो दोनों बच्चियां अपने माता पिता यानी कि गायत्री और उसके पति को अपने अपने पास रखने के लिए एक दूसरे से झगड़ा किया करती हैं। तो माता पिता कह दिया करते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, कुछ दिन हम तुम्हारे पास रह लेंगे और कुछ दिन दूसरी बेटी के पास रह लेंगे। इसी तरह से वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। कभी कभी उनको मलाल होता है अपनी 3 बहनों के लिए, जिन 3 बहनों को उनके पिता ने बेच दिया है, और वह अपने असली पिता से हमेशा गुस्सा रहती है क्योंकि उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक पिता ने ऐसा काम किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। आप क्या कहना चाहते हो गायत्री मैडम के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन 2 बच्चियों के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो विनोद के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।